अच्छा देखें, कल की क्लास में हमने क्या सीखा था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो .ts वाली फाइल होती है और वेरिएबल बनाने का तरीका हमने सीखा था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट या फिर कॉन्स्ट। तो अभी मैं फिलहाल लेट से बना रहा हूँ और यहाँ पर वेरिएबल को एक नाम देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ माई नेम इज इक्वल टू ताहा। अब ये जो लेट माई नेम इज इक्वल टू ताहा है, इसको हमने कल किस तरह समझा था कि जब हम लेट लगाते हैं स्टार्टिंग में और नाम लिखते हैं तो एक कंटेनर बन जाता है और उस कंटेनर के अंदर हमें परमिशन होती है कि कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकें, उसके अंदर रख सकें। तो अभी आपने एक कंटेनर बना लिया लेट माई नेम ताहा के नाम से। अच्छा, लेट के साथ अलग अलग नाम लगाएंगे तो अलग अलग कंटेनर्स बनते जाएंगे, बहुत सारे कंटेनर्स बनते जाएंगे। और फिर क्या होगा, उनको हमें पहचानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम नाम जो है वो रखते हैं। जैसे कि अगर माई नेम को मैं कॉल करूंगा तो माई नेम वाला कंटेनर कॉल होगा। इसी तरीके से दूसरा कंटेनर कॉल करूंगा, उसका जो भी नाम है, तो वो दूसरा कंटेनर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, इस तरीके से ये। अब सवाल ये था कि इससे हम देखें कैसे कि हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये जो लाइन लिखा है हमने, ये लाइन सही लिखी भी है या नहीं लिखी है। तो हमने कल क्या सीखा था कि टर्मिनल से हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, ताकि टर्मिनल जो है ना वो मेरी हेल्प करता है ये दिखाने में कि मैंने जो कोड लिखा है वो कोड चल भी रहा है या उसमें एरर आ रहा है। तो अब मैं अपने इस कोड को टर्मिनल में किस तरह देखता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया था, कॉन्सोल डॉट लॉग का मैंने यूज़ किया था। तो अगर मैं इस कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर अपने कंटेनर का जो नाम है, मेरे कंटेनर का नाम कौन क्या था, माई नेम। तो ये कंटेनर इसको बोलें या वेरिएबल बोलें, एक ही बात है। तो इस वेरिएबल के नाम को console डॉट लॉग में मैं लिख देता हूँ। अब ये console डॉट लॉग मुझे मेरा रिजल्ट टर्मिनल में दिखाएगा कि माई नेम लिखने से मुझे ताहा की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। अब चेक किस तरह करें, तो चेक करने के लिए मैंने कल आपको क्या बताया था कि ये वाली जो फाइल होती है, जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है, वो हमारे टर्मिनल में नहीं चलती है। कौन सी फाइल चलती है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल चलती है। तो जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है, अब उसमें मुझे जाहिर है ये सेम कोड लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो उसका रिजल्ट आता है इस टर्मिनल में, टाइप स्क्रिप्ट का तो नहीं आता। तो अब मुझे ये वाला जो सेम कोड है, ये वाला सेम कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। तो आप देखेंगे कि मेरी फाइल का नाम क्या है, index.ts। टीएस वाली फाइल टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। इसी के ऊपर एक फाइल बनी हुई है index.js। कैसे बनाई थी मैंने, इस आइकन को क्लिक किया था, न्यू फाइल के नाम लिखा था index.js, लिख दिया था, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई थी। अब जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी है, इस फाइल के अंदर मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इस कोड को चलाकर देखूंगा कि ये सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो किस तरह देखूंगा, नोड और मेरी फाइल का नाम index.ts लिखूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टाइप स्क्रिप्ट की फाइल तो नहीं चलाता है नोड। तो नोड को क्या चाहिए, जावा स्क्रिप्ट की फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है JS। तो हम यहाँ पर लिखेंगे JS। अब एंटर करेंगे तो आपको क्या दिखा, आउटपुट ताहा। लिखा क्या था मैंने, कंटेनर का नाम, वेरिएबल का नाम लिखा था मैंने, माई नेम, और रिजल्ट में क्या मिला, ताहा। तो इससे हमें ये बात समझ आई कि मैंने ये जो लाइन है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखी है। और जो मेरा ये कोड है वो दूसरे जगह पर चलाकर मैंने देखा, मतलब टर्मिनल में, तो वो सही तरीके से मुझे आउटपुट दे रहा है। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अब सवाल ये है कि जो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आप कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, उसमें कोड अपने कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो ये जो काम है ना, ये काम आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका टर्मिनल है वो आपके जावा स्क्रिप्ट की फाइल को पढ़ पाता है, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को नहीं पढ़ पाता। लेकिन ये जो काम है ना, जो आप ये काम कर रहे हैं, ये काम आपको टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर
टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर आपकी जो ये फाइल है, जो ये आप प्रोसेस कर रहे हैं, पहले टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, फिर आप कोड लिखते हैं, फिर आप जावा स्क्रिप्ट में जाते हैं, वही सेम कोड आप वहां पर लिखते हैं। तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है ना, वो क्या करता है, वो आपके लिए ये काम ऑटोमेटिक कर देता है। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ना फाइल बनाने की जरूरत होती है। करके दिखाता हूँ कैसे। मैं क्या करता हूँ, ये जो जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल है ना यहाँ पर index.js, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दी। अब कोई जेएस वाली फाइल नहीं है। यहाँ पर मैं जेएस को चला कर देखता हूँ एक दफा। नोड index.js, इसको मैं क्या करता हूँ, एंटर। तो उसको फाइल नहीं मिली, वो कह रहा है ना मॉड्यूल नॉट फाउंड, मतलब उसे फाइल नहीं मिली। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, जावा स्क्रिप्ट की फाइल अभी मैंने डिलीट कर दी है और वो फाइल इसमें नहीं है। ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक कैसे जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनेगी और कैसे कंपाइल होगा? तो होता है क्या है कि आपका कोड जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है, कन्वर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपाइल होना। तो ट्रांसपाइल करने का तरीका क्या है? देखें, ट्रांसपाइल करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर लिखें TSC स्पेस, और आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, index.ts। ठीक है, index.ts आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। 1 मिनट रुकें, मैं आपको ज़रा ये विंडो फ्रेश करके दिखाता हूँ, चीज़ें सारी हटा के। तो आपका क्वेश्चन था ना कि हम खुद से जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्यों बना रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, और वो इसलिए वैलिड था क्योंकि हम वाकई में नहीं बनाते। ये काम ऑटोमेटिक जो ट्रांसपाइलर है हमारा, वो हमारे लिए करके दे देता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती बनाने की। अच्छा, करते किस तरह है? हम सिंपल एक बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, और फिर लिखते हैं TSC। और TSC के मतलब क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट मेरी फाइल को कंपाइल कर दें। कौन सी वाली फाइल ये भी बताना पड़ता है हमें। index.ts को कंपाइल कर दें। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, अब वो क्या करेगा, वो मेरी फाइल को कंपाइल करेगा। ये आप लोगों ने ये प्रोसेस जो है ना वो देखा होगा क्लास में। अ, आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, और ऑन साइट स्टूडेंट है ना आप सब? जी। तो आप लोगों ने ये सेम प्रोसेस देखा होगा अपनी क्लास में, कि इस तरीके से TSC लिखते हैं, और TSC लिखने के बाद फाइल का नाम .ts लिखते हैं, तो क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो बनकर आ जाती है। अब देखें, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की फाइल खुद से बनी, मैंने नहीं बनाया। और जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर कोड भी लिखा हुआ है, ये भी मैंने नहीं लिखा। तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर मैं TSC, अपनी फाइल का नाम .ts लिखकर क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये वाली जो लाइन है ये मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में ट्रांसफर, मतलब ट्रांसपाइल करा देगी। और ट्रांसपाइल भी कराएगी, और जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाती भी है, और उसके अंदर उस कोड को ट्रांसपाइल भी करा देती है। तो आपका एक जो काम है वो तो बच गया। अब हमें कॉपी पेस्ट करना, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को बनाकर उसके अंदर कोड को कॉपी पेस्ट करना, ये वाली मेहनत नहीं करनी है। ये हमारे लिए कौन करके दे रहा है? टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर करके हमें ये दे रहा है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो अच्छा, दोबारा इस कोड को चलाएं, एक दफ़ा और इस कोड को चलाते हैं। तो चलाने के लिए क्या था, नोड, नोड के बाद आपकी फाइल का नाम, कौन सी वाली फाइल, क्या मैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल चलाऊं? नहीं सर, जावास्क्रिप्ट की जेएस। जेएस वाली चलाऊंगा, क्योंकि नोड जो है, जी जी। ये जो आपका टर्मिनल है वो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को नहीं पढ़ पाता है। तभी हमने ठीक जेएस है। की फाइल बनाई है। तो जेएस चला दी हमने, और रिजल्ट हमें ताहा मिल गया।
तो ये बात तो समझ में आ अच्छा गई। सर। जी जी। जी जी, मुझे क्लियर है, बस मुझे यही पूछना था, जब भी हम कोई भी वर्किंग करेंगे तो टर्मिनल में हमेशा नोट जेएस की फाइल को ही रन करना होता है, मतलब दोनों कंपाइल करके साथ चलाना जरूरी नहीं है। दोनों कंपाइल करके साथ चलाना, देखें ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो जब आप अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में कोड लिखते हैं, तो उस कोड को जावा स्क्रिप्ट की फाइल में भी मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जब आप टर्मिनल में रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ जावा स्क्रिप्ट की फाइल को देखना पड़ेगी। और जब आप इस फाइल को देखेंगे तो इसमें वो तमाम कोड होने चाहिए जो आपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखे हैं। और वो किस तरह आएंगे? वो कंपाइलर ये काम करके आपको देता है, तो आपको हर दफा कंपाइल कराना है। जब भी आपने एक्स्ट्रा कोड, कुछ भी 1 2 लाइनें 50 लाइनें आपने नई लिखी है ना, जब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में, तो कंपाइल कराएं ताकि वो खुद ब खुद जावा स्क्रिप्ट की फाइल में आ जाए और हम जावा स्क्रिप्ट को देख के अपना रिजल्ट पर सर मैंने देख लें। आपको देखा, आप तो बार बार उसी की नोट जेएस की फाइल ही रन कर रहे होते हैं जब कुछ भी नई कोडिंग लिखते हैं तब भी। जी जी, देखने के लिए तो नोट की फाइल देखें, देखने का तो एक ही कमांड है, नोट, आपकी फाइल का नाम .js। अब ये क्यों लिखा है ये आपको पता है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल देखता है। आपने मुझे अक्सर जी जी। देखा होगा कि टीएससी के साथ में ये फाइल का नाम जो है वो नहीं लिखता। यहाँ शायद आप जी जी, कंफ्यूज हो रहे यही कह होंगे। रही हूँ मैं, यही कह रही हूँ, जी जी तो जी। होता किस तरह है कि देखें, एक चीज हमें मिलती है यहाँ पर, tsconfig.json की फाइल। अब ये क्या होती है? जो अभी मैंने आपको ये कोड दिखाया है ना, TSC, टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, इसकी कुछ सेटिंग्स इन्होंने दी हुई हैं, जो जिसको आप जो है खुद से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजिंग कर लें। तो लेकिन चेंजिंग करने के लिए फाइल कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही है tsconfig.json की फाइल। तो उसको देखने के लिए भी, उस फाइल को देखने के लिए भी एक कोड लिखना पड़ता है हमें। अभी यहाँ पर देखें tsconfig.json की फाइल नहीं है। तो उस फाइल को हमें अगर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? कोड लिखेंगे उसके लिए। उसका कोड क्या है? TSC डैश माइनस एन एट। माइनस एम। जी, माइनस जी माइनस कर लें, डैश एन एड कर लें। तो जी। जब आप इसको लिखकर एंटर करेंगे, तो आपके पास जो है वो tsconfig.json की फाइल बनकर आ जाएगी। और tsconfig.json की ये वो वाली फाइल है जिसके अंदर जो है आप अपने कंपाइलर की ना सेटिंग्स को खुद से चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आप चेंज करना चाहें, ऑफ करना चाहें, ऑन करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं ये tsconfig.json की फाइल से। छोटा मारा है। नहीं करता था, करता था। अच्छा, मेरा जो VS कोड है ना, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो tsconfig.json की जो फाइल है ना, वो आ गई है। और ये वाली फाइल जो है, इसको मैंने क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरह की कोडिंग लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम सेटिंग्स हैं जो कंपाइलर आपके लिए रखता है अपने पास, कि अगर इनमें से कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करते। तो tsconfig.json की फाइल का फायदा क्या है, देखें। जब आप tsconfig.json की फाइल बना लेते हैं, जो कि अच्छी बात है बनाना, तो क्या होता है कि आपको ना TSC के बाद फाइल का नाम नहीं देना पड़ता। आप TSC के लिखकर जैसे इंटर करेंगे, जितनी भी आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है, वो तमाम जावा स्क्रिप्ट में उसकी फाइल जावा स्क्रिप्ट की बनाकर उसमें उस कोड को ट्रांसपाइल करा देता है। तो TSC सिर्फ लिखने से आपका ये काम हो जाता है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का जो भी कोड है वो जावा स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। और कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस TSC लिखा, इंटर कर दिया। तो अभी तो हमें पता नहीं चल पाएगी ये बात। तो कैसे करें? यहाँ पर करते हैं, इस नाम को चेंज कर देते हैं। और जावा स्क्रिप्ट की फाइल में देखते हैं, यहाँ पर ताहा लिखा आ रहा है, टाइप स्क्रिप्ट में अहमद लिखा आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंपाइल करा के देखते हैं।
ठीक है, मैंने कंपाइल करा लिया। अब देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अहमद लिखा आ रहा है। मतलब सिर्फ टीएससी लिखने से मेरा जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको बात समझ आई कि सिर्फ टीएससी क्यों लिखते हैं और कब लिखते हैं। जब आपकी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनी होती है तब आप लिखते हैं। अगर फाइल नहीं बनी हो तो फिर फाइल का पूरा नाम देते हैं आप। अच्छा, इसको देखने के लिए मैं क्या करूं? अगर मुझे टर्मिनल में चला कर देखना है तो फिर मुझे करना पड़ेगा नोड index.js। ये मेरी फाइल का नाम है और उसने मुझे अहमद दिखा दिया। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और स्लाइड में देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको वेरिएबल को बनाना भी आ गया और console डॉट लॉग का काम भी समझ में आ गया। आपको ये दोनों लाइनें भी अब समझ आ रही होंगी। टीएससी के साथ फाइल का जो नाम है वो कब लिखते हैं और सिर्फ टीएससी कब लिखते हैं। नोड मेन डॉट जेएस से क्या काम हो रहा है, आप अपनी फाइल को चलाकर देख पा रहे हैं कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने क्या रखी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो मैंने आपसे कहा था कि लेट और कॉन्स्ट की मदद से आप अपने वेरिएबल को बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्ट है ये क्या होता है और लेट जो है वो ये क्या होता है। तो कंसोल डॉट लॉग को मैं हटा देता हूँ। जो हमारा लेट है उससे अभी हमने वेरिएबल बनाना सीखा है। तो लेट और उसके बाद आपके वेरिएबल का नाम। तो आप यहाँ पर लिख दें नम और इसके अंदर मैं एक नंबर रख देता हूँ। ठीक है। तो जो ये मेरी नम के नाम की वेरिएबल मैंने बनाया है इसकी वैल्यू मैंने 100 रखी है। ठीक है। यही सेम सिंटेक्स फॉलो करके मैं अपने कॉन्स्ट के मदद से भी वेरिएबल को बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट और नम लिखूंगा। मतलब नाम एक जैसे तो नहीं रख सकते, num1 कर देते हैं इसे और इसको दे देते हैं 200। तो एक जो कंटेनर है मतलब मेरा वेरिएबल वो बन गया जिसकी वैल्यू 100 है, वो इसमें आ गई। और एक और कंटेनर बना जिसकी वैल्यू 200 है, वो इसके अंदर आ गई। तो लेट की मदद से भी आप क्या करते हैं, अपने कंटेनर को बनाते हैं। कॉन्स्ट की हेल्प से भी आप अपने कंटेनर को बनाते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यूज रखते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो इन दोनों में जो बेसिक फर्क है ना वो ये है कि जो लेट से जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे उसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट की मदद से जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं नम इज इक्वल टू 150। तो अब नम की जो वैल्यू है जो कि लेट के साथ बना था वेरिएबल उसकी 150 मैंने वैल्यू अपडेट कर दिया। यही काम मैं करता हूँ कॉन्स्ट वाले वेरिएबल के साथ। नम 1 इज इक्वल टू 200 को 250 कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरर आ रहा है। अब ये एरर जो है ये मुझे यही बताएगा कि आप जो हैं वो कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को ना दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो एक वर्ड कल भी हमने देखा था कि यू कैन नॉट रीडिक्लेयर। तो ये जो रीडिक्लेयर है ये रीडिक्लेयर एक अलग चीज है। रीडिक्लेयर क्या है कि जब मैं दोबारा से इसके साथ कॉन्स्ट लिखूंगा ना तो वो रीडिक्लेरेशन होगी। मतलब एक दफा कॉन्स्ट लिख दिया, दोबारा से कॉन्स्ट लिख दिया, या दोबारा से इसके साथ भी मैंने लेट लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ऊपर वाली लाइन में तो हमने डिक्लेयर किया लेकिन नीचे वाली लाइन में दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया। अच्छा, ये जो हमने कल एक वर्ड अलग से निकाला था रीडिक्लेयर, इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब मैं लेट लिख कर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ तो एक कंटेनर बन जाता है। अब भाई ये कंटेनर तो बन गया ना नम के नाम से।
तो आप लेट लिखकर दोबारा से एक उसी सेम नाम का कंटेनर क्यों बना रहे हैं? आपको समझ आ रही है बात? एक दफा कंटेनर बन चुका है और दोबारा से आप कंटेनर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर ना बना हो तो समझ आता है, लेकिन रीडिक्लेरेशन जब आप करेंगे तो एक दफा तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा उसी नाम से नहीं बन सकता। तो उस तो उसको हम रीडिक्लेरेशन कहते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ दोबारा से लेट हम नहीं लगा रहे और दोबारा से कॉन्स्ट हम नहीं लगा रहे। एक दफा बना ली ना अपने कंटेनर, अब बस सिर्फ उसका नाम लिखना है और वैल्यू अपडेट करनी है। तो लेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी यही है सेम, इससे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो है num 150, ये अपडेट हो गई वैल्यू। और ये जो है कॉन्स्ट, इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। तो आपको मेन डिफरेंस क्या समझ में आया कि जो लेट होता है उसकी वैल्यू आप चेंज कर पाते हैं, लेकिन जो कॉन्स्ट होता है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने यही किया है कि एक वेरिएबल बनाया लेट फेवरेट कलर ब्लू, और उसकी वैल्यू फेवरेट कलर की ब्लू से ग्रीन अपडेट कर दी। तो आपने नोट किया यहाँ पर उन्होंने लेट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई ये कंटेनर एक दफा बन चुका है तो दोबारा हम नहीं बना सकते उसी नाम से। तो बस उसके नाम को लिख के वैल्यू को जो हमें अपडेट करना है वो हमें देना है। अच्छा, ये हम वैल्यू अपडेट कर क्यों पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो वेरिएबल हमने लेट के कीवर्ड से बनाया था। अगर मैं कॉन्स्ट के कीवर्ड से बनाता तो फिर मैं वैल्यू अपडेट नहीं कर पाता। और यहाँ पर यही मसला है, यही एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू num1 बिकॉज इट इज एन कांस्टेंट। तो ये जो कॉन्स्ट है, इसको आप दोबारा एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं कॉन्सोल करा के भी दिखा देता हूँ आपको दोनों। तो कॉन्स्ट वाले इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ console.log। यहाँ पर मैं नम लिख देता हूँ, ताकि वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हमें वैल्यू दिखेगी उसकी। तो इसकी वैल्यू पहले 100 थी, फिर बाद में हमने क्या कर दी 150। तो इस लाइन से हमें 150 का रिजल्ट मिलेगा, और इस लाइन से हमें num 1, इस लाइन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 200। इसे देखते हैं टर्मिनल में। तो मैंने कंपाइल कराया और उसके बाद नोट इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर। तो 150 इस कंसोल से मिला, 200 नीचे वाले कंसोल से मिला। तो ठीक है, मतलब हमारा रिजल्ट भी सही आ रहा है, आगे हम चल सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं नेमिंग कन्वेंशन को। तो नेमिंग कन्वेंशन क्या चीज़ होती है? नाम लिखने का तरीका। तो नाम लिखने का जो तरीका है वो नेमिंग कन्वेंशन कहलाती है। उस नेमिंग कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? जैसे कि नाम जो है ना, मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सपोज एक मैंने यहाँ पर बनाया माई नेम का वेरिएबल, और इस माई नेम के वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू दे दी ताहा। तो जो मेरा नेमिंग कन्वेंशन का रूल है वो मुझसे ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके को फॉलो करें जो कि डेवलपर ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक है कैमल केस, दूसरा है स्नेक केस, तीसरा है पास्कल केस। तो ये जो कैमल केस है, इसे देखते हैं हम, ये क्या है। कैमल केस को यहाँ पर अगर आप इस नाम को देखें तो आपको पता चलता है कि जो कैमल और केस, ये दो अलग अलग वर्ड हैं जिनको साथ मिलाकर लिख दिया है। और जो दूसरा वर्ड है केस, उसका जो पहला कैरेक्टर है, उस
पहले अल्फाबेट को इन्होंने क्या किया, कैपिटल कर दिया। मतलब ये कि माय नेम भी मेरे दो अलग अलग ही वर्ड थे, इनको मैंने साथ मिलाकर लिखा है। लेकिन अगर मुझे कैमल केस को फॉलो करना है तो मैं किस तरह करूंगा, मैं सारी चीजें सबसे पहले छोटी लिखूंगा, कैपिटल नहीं लिख सकता, स्मॉल लिखूंगा, माय नेम। अब इससे अगर मुझे कैमल केस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा दूसरा वर्ड है उसके पहले अल्फाबेट को मैं क्या करूंगा, कैपिटल कर दूंगा। ये तरीका फॉलो करके मैंने कैमल केस के नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कैमल केस के नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख लेता हूँ कि मैंने एक कैमल केस को फॉलो किया। अब यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ कि स्नेक केस को किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से एक वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल बनाते हैं लेट, और बनाता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एलेक्स। ठीक है, अब ये जो है इसे देखते हैं कि ये हम स्नेक केस में किस तरह लिखेंगे। तो स्नेक केस जो है उसमें मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि तमाम के तमाम जो यहाँ पर अल्फाबेट हैं पूरे वर्ड के, वो स्मॉल में, स्नेक भी स्मॉल में लिखना है, केस भी स्मॉल में लिखना है, लेकिन दोनों वर्ड के बीच में अंडर स्कोर से सेपरेट करना है मुझे। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नेम के एन को छोटा करना पड़ेगा। अब जो मेरा फर्स्ट है और नेम है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करूं मैं, तो अंडर स्कोर की हेल्प से मैं सेपरेट करूंगा। ये कैमल केस है, और ये तरीका कौन सा है, स्नेक केस। अच्छा, एक और वेरिएबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं लास्ट नेम। जी एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैं क्या करूँगा, अपने पास्कल केस को फॉलो करूंगा। पास्कल केस किस तरह लिखते हैं, तो पास्कल का जो पी होता है वो कैपिटल होता है, और जो दूसरे वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होता है, लेकिन दोनों वर्ड को साथ में लाकर लिखते हैं। तो जो पास्कल केस है, अगर मुझे अपने नाम को पास्कल केस में लिखना है तो मैं किस तरह करूंगा, लास्ट के एल को कैपिटल करूंगा, नेम जो है उसका एन कैपिटल है बिल्कुल। तो ये जो है मेरा पास्कल केस है। तो नेमिंग कन्वेंशन को अगर मैं फॉलो ना भी करूं तब भी मेरे वेरिएबल्स बन जाते हैं। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना एक अच्छी आदत है, और तमाम जो डेवलपर्स हैं वो नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करके ही अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो अगर मैं देखें जो रूल रेगुलेशन इन्होंने मुझे बना के दिया है कि या तो मैं कैमल केस में लिखूं, या मैं स्नेक केस में लिखूं, या मैं पास्कल केस में लिखूं, तो अगर मैं इनमें से कोई भी फॉलो ना करूं तो तब भी मेरा वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि वो फिर एक अच्छी आदत नहीं समझी जाती, जिसको हम
प्रोग्रामिंग के जुबान में आप बार बार सुनेंगे, जिसे कहते हैं गुड प्रैक्टिस नहीं है वो। तो वो एक अच्छी आदत नहीं होती। आपको क्या करना पड़ेगा, कैमल केस, स्नेक केस या पास्कल केस में से किसी एक मेथड को फॉलो करके अपने नाम को लिखना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। तो ये क्लियर है, आगे चलें। जी सर, आगे चलिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में क्या है कि अब देखें, जो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग यहाँ पर हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है क्या उसे समझते हैं पहले। मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। और आपको याद है कि कल की क्लास में मैंने क्या किया था, मैंने जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी और उसमें अपने कोड को पेस्ट कर दिया था। ठीक है। तो फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट की फाइल को टर्मिनल में चलाया था। तो आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि भाई जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अलग से क्यों बनाई, अलग से क्यों चलाई। तो आज मैंने आपको ये बताया कि कंपाइलर आपके लिए ये सारे काम खुद से कर देता है। जी अब सवाल ये है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, कि जावा स्क्रिप्ट की फाइल चला रहे हैं और हम टर्मिनल में जावा स्क्रिप्ट की फाइल देख पा रहे हैं, तो कोड हम जावा स्क्रिप्ट में ही क्यों नहीं लिख रहे। सवाल ये है कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही कोड क्यों नहीं लिख ले रहे, हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमें घुमा फिरा कर जावा स्क्रिप्ट को ही यूज करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट फिर सीख क्यों रहे हैं हम। ये सारी बातें जहन में आती हैं। तो इसको देखते हैं कि भाई क्यों है ऐसा। तो ये मेरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। इसके तमाम कोड को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने एक वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर मैं देता हूँ num 100। ठीक है, नंबर 100 का एक वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है। अब उसके बाद नम की वैल्यू को मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर एक नाम से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलेक्स। आप ये देख रहे हैं कि पहले नम की वैल्यू क्या थी, पहले नम की वैल्यू थी 100 और अब नम की वैल्यू क्या हो गई, अब लेट्स। एलेक्स हो गई। तो ये जो नम की वैल्यू है, ये नंबर से एक नाम बन गई। ठीक है, यही काम जो है, अगर इसी कोड को मैं कॉपी करूं और टाइप स्क्रिप्ट में ले जाऊं और टाइप स्क्रिप्ट में मैं पेस्ट कर दूं, तो आप देखेंगे ना कि इसी चीज पर मुझे एरर मिलेगा। अब जो ये एरर जी है, ये एरर क्यों मिल रहा है मुझे, क्योंकि जो मेरी टाइप स्क्रिप्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्ग टाइप क्या है, वो ये है कि एक दफ़ा जब आप अपने वेरिएबल को बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू देते हैं, तो वो जो वैल्यूज़ है ना, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो फिक्स हो जाती हैं। कि अगर एक कंटेनर आपने बनाया, उस कंटेनर के अंदर आपने वैल्यू रखी नंबर में, तो जी। उसमें आप नंबर ही दे सकते हैं, फिर कोई नाम नहीं दे सकते। अच्छा, मीटिंग ऑफ होने वाली है, वापस आए आप लोग और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। समझते हैं। तो हमारे पास जो ये नंबर है और हमारे पास जो ये नाम है, ये हमारे पास अलग अलग जो हैं वो डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप क्या होते हैं, डाटा टाइप ये होते हैं कि आपको ना यहाँ पर नाम को लिखने के लिए एक तरीका बताया गया है कि आप डबल कोट के अंदर नाम लिखें। और इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अगर आपको कभी भी कोई नाम लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे। और उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप से। मतलब नाम हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप में ही होगा, डबल कोट के अंदर। और जो मेरा ये है नंबर, उस नंबर को भी इन्होंने एक डाटा टाइप दिया है, उसको नंबर कहते हैं। और एक चीज़ होती है यस या नो। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसमें मैं कहता हूँ कि भाई आपने ये काम किया, तो आप कहेंगे ये हाँ मैंने कर दिया, यस, या फिर नहीं किया, नो।
तो यस या नो के लिए भी आपको एक इन्होंने डेटा टाइप दी है, जिसको हम कहते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। यस या नो को यहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स कहते हैं, और इसकी डाटा टाइप जो है उसका नाम बोलिए। है बूलियन। तो जी। ये अलग अलग डाटा टाइप्स दिए क्यों हैं? एक ही दे देते भाई, है तो वैल्यूज ही ना, 100 भी एक वैल्यू है, एलेक्स भी वैल्यू है और ट्रू भी वैल्यू है। तो अलग अलग क्यों दिए? जी। अलग अलग इसलिए दिए ताकि हम पहचान पाए कि अगर मैं इन सबको वैल्यूज कह देता तो आपको फर्क ही नहीं पता चलता कि नंबर क्या है, नाम क्या है और यस या नो क्या है। तो इसको हमने अलग अलग डाटा टाइप इसे लिया ताकि हम पहचान पाए कि स्ट्रिंग जो है वो एक नाम की कैटेगरी में आएगा, नंबर हमें हमेशा जी। नंबर आएगा, और बूलियन में हमेशा यस या नो, या फिर इसकी जुबान में ट्रू या फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स। जी। तो ये होती है हमारी डाटा टाइप्स। ठीक है, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। अब टाइप स्क्रिप्ट के एरर पर वापस आते हैं। तो ये मुझसे कह रहे हैं कि पहली दफा जो आपने वैल्यू लिख दी, अगर आपने नंबर वाली वैल्यू लिख दी तो आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। और अगर आपने पहली दफा में स्ट्रिंग यहाँ पर अगर मैंने लिखा, यहाँ एलेक्स लिखा होता अगर, तो मैं नंबर नहीं लिख सकता बाद में। लेकिन यही चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, देखें जावा स्क्रिप्ट में। तो इससे आपको एक डिफरेंस ये पता चलेगा कि जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। डायनेमिक के मतलब हर चीज उसको एक्सेप्टेबल है, उस वो इन चीजों पर एरर नहीं देता। मतलब एक कंटेनर बनाया आपने, उस कंटेनर को आपने बोला कि इसमें नंबर रखा है मैंने, अब इस नंबर को आप एक नाम दे दें, एलेक्स। हालांकि नम के वेरिएबल में नाम लिखना एक अजीब सी बात है, कोई तुक जी। नहीं बन रही। लेकिन ये इसको, इससे कोई मसला नहीं है, जावा स्क्रिप्ट को ये कह रहा है कि एक्सेप्टेबल है। यही तो यही एरर। चीज सर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाएगी टाइप स्क्रिप्ट में। नहीं, अब हम या हम स्ट्रॉन्ग वहाँ पे टाइपिंग। एरर आ जाता है, अगर हम कोई भी चीज गलती करेंगे तो एरर इस आ जाएगा टाइप बिल्कुल स्क्रिप्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, एक देखें, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है। और वो क्यों है? क्योंकि जी। पहली दफा जो आपने इसको वैल्यू दे दी, तो वो क्या करता है, उस वैल्यू को पकड़ के बैठ जाता है। अब नंबर आपने लिख दिया ना, तो अब आप इसमें नंबर तो लिख सकते हैं दूसरी दफा। यहाँ मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ, देखते हैं, ये रेड लाइन है मतलब यहाँ हमारी से। कोडिंग में कोई मिस्टेक है तो हमें इसके थ्रू पता चल जाती है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। जी बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। तरीके से अगर हम देखा जाए। देखें यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा तो एरर भी चला गया, उसको नंबर एक्सेप्टेबल है। तो मतलब ये क्या है, ये कि स्ट्रॉन्ग जी। टाइप लैंग्वेज है। अब किसी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को करने का एक और तरीका है। वो क्या है? वो है टाइप एनोटेशन के जरिए। वो कैसे करते हैं? तो उसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे, ये बात तो समझ में आ गई आपको, पहली दफा जो वैल्यू देंगे, नंबर दे दी तो हर दफा नंबर ही उसमें अपडेट होगी। अगर नाम लिख दिया तो नाम ही अपडेट होगा। अगर बूलियन ट्रू फॉल्स लिखा तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू हम कर सकते हैं, उसमें कोई नाम या नंबर नहीं दे सकते। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है। तो अब हम देखते हैं कि जो टाइप एनोटेशन है उसके जरिए हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग किस तरह करते हैं। तो टाइप एनोटेशन जो है उसको हम अपने नाम के फौरन बाद लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? टाइप एनोटेशन के लिए हमें लगाना पड़ता है कॉलन, और कॉलन के बाद हम, जो अभी हमने देखा ना, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये अलग अलग टाइप के डाटा टाइप हैं। उस डाटा टाइप को लिखकर हम बता देते हैं कि भाई इसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है ना वो कौन सी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं नंबर, आप देखिएगा एरर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं नंबर, तो ये जो है कैन नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, कैन नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल, उसका एरर चला गया। तो मैंने यहाँ पर टाइप एनोटेशन की मदद से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मेरे इस नम के कंटेनर में कोई भी नाम नहीं लिख सकता। अगर मैं नाम लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा? इन दोनों चीजों को ना अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं नाम लिख कर दिखाता हूँ आपको। तो नाम जैसे लिख रहा हूँ, एरर आ रहा है, कह रहा है कि आप नंबर के अंदर स्ट्रिंग टाइप के कोई किसी नाम को नहीं लिख सकते। तो ये आपको समझ में आ गई कि टाइप एनोटेशन क्या करता है आपके लिए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं तो क्या होगा?
जी आयशा बताएं। सर एरर तो अब नहीं आएगा, टाइपिंग हो जाएगी ना, मतलब कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ फिक्स हो गई, जो भी आप टाइप एनोटेशन में डाटा टाइप देंगे उसी टाइप की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जी। इसको दोबारा से नंबर कर लेते हैं और यहाँ पर भी नंबर लिख लेते हैं। अब अब नंबर की वैल्यू देनी पड़ेगी जी। अगर मैं ये टाइप कंडीशन मतलब हम लगा। एग्जैक्टली जी। ये एक कंडीशन की तरह हो गई कि आपने ना लिख के बता दिया कि इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ नंबर आने चाहिए, कोई नाम या ट्रू फॉल्स नहीं आना चाहिए। तो ये जो, अगर मैं टाइप एनोटेशन ना करूं तो क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर अभी तो कोई कंडीशन नहीं है। अब पहली दफा आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 100 लिखा है, तो दूसरी दफा मैं नम में सिर्फ और सिर्फ 100 दे सकता हूँ। मतलब कोई भी नंबर दे सकता हूँ, किसी भी नंबर को मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पहली दफा नाम लिखूं तो ये नाम को भी एक्सेप्ट कर लेगा, और मुझे हर दफा फिर कोई नाम ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो नाम को एक्सेप्ट करेगा। तो पहले जो जब आपने इसको डिक्लेयर किया है, तो इस डिक्लेरेशन के टाइम पर इसके ऊपर जो है वो कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहली दफा आपने जब इसको डिक्लेयर किया है, मतलब इस कंटेनर को बनाया है, तो उस वक्त आपने टाइप एनोटेशन की मदद से कोई कंडीशन नहीं लगाई। आपको समझ आ रही है बात? जी सर, जी जी सर, आ रही है। तो इसलिए जो है इसने क्या किया, इसने आपकी पहली वैल्यू को देखकर समझने की कोशिश की कि ये इस वेरिएबल में हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू ही आएगी, हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू ही आएगी। अगर आप यहाँ पर पहली दफा नंबर लिख देते तो वो समझ जाता है कि इस नम के वेरिएबल में हर दफा नंबर डाटा टाइप नंबर की की वैल्यू वैल्यू ही जाएगी। आएगी। इसको आप क्या जी कहते जी। हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। टाइप स्क्रिप्ट खुद एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है, लेकिन आप इसको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर भी सकते हैं टाइप एनोटेशन की मदद से। ठीक है, जी जी। तो टाइप एनोटेशन के बाद क्या है, देखें यहाँ पर भी सर ने टाइप एनोटेशन करके स्ट्रिंग लिखकर बता दिया कि इसमें सिर्फ नाम आएगा और सर अमीन आलम यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से जी हम टाइप एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग नंबर बूलियन। ये आपने तीनों डाटा टाइप पढ़ लिए, इसकी एग्जांपल इन्होंने लिखी हुई है कि अगर कोई टेक्स्ट हो तो वो स्ट्रिंग होता है, जैसे कि कोई नाम। अगर कोई नंबर हो, न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो नंबर होती है। अगर कोई ट्रू और फॉल्स यानी यस या नो, ट्रू या फॉल्स हो तो वो बूलियन होता है। और आपके पास एक डाटा टाइप होती है एनी। एनी मतलब कोई भी, कुछ भी। तो देखें यहाँ पर क्या होता है कि अभी आपने देखा कि अगर यहाँ पर आप पहली दफा यहाँ पर टाइप एनोटेशन करके लिख दें अगर स्ट्रिंग, तो ये किसी भी नाम को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसके अंदर जो है आप कोई नंबर बाद में नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि आपने टाइप एनोटेशन में लिख दी थी पहली दफा कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू ही आएगी। इवन के पहली वाली लाइन में भी आप स्ट्रिंग के अलावा नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, तो एनी डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि आपके टाइप सेफ्टी का मकसद ही खत्म कर देती है। अच्छा, यहाँ हम 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग अगर टाइप एनोटेशन की मदद से हम करेंगे तो उसमें फर्स्ट टाइम पर ही वही हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। अब एनी डाटा टाइप क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर एनी लिख दूं, तो अब वो जो एक टाइप सेफ्टी थी ना कि स्ट्रिंग लिखा तो नाम लिखेंगे, नंबर लिखा तो नंबर आएगा, बूलियन लिखा तो ट्रू फॉल्स ही लिखना पड़ेगा, वो सब खत्म हो गई अब देखें यहाँ पर नाम की जगह मैं नंबर लिख दूं, नंबर की जगह मैं ट्रू फॉल्स लिख दूं, वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। तो एनी के जैसे इसका नाम है ना, वैसे ही इसका काम भी है। एनी मतलब कोई भी, तो कोई भी किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू कोई भी आप दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे दें, नंबर दे दें, बूलियन दे दें। तो एनी डाटा टाइप में एनी टाइप की वैल्यूज आप दे सकते हैं। अच्छा, बाद में जैसे कि अगर आपने एलेक्स दी, यहाँ पर नाम दे दिया, नाम को आप नंबर कर दें, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो मतलब यही काम आपके जावा स्क्रिप्ट में भी हो रहा था, और यही काम अभी यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में भी हो रहा है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि टाइप स्क्रिप्ट का मकसद ही खत्म हो गया एनी लिखने से। मैंने आपको शुरू में यही डिफरेंस दिखाया था ना कि जो जावा स्क्रिप्ट का बिहेवियर है वो
आपकी टाइप सेफ्टी को लेकर वो आपको परेशान नहीं करता। आप नाम लिखें, उसको उसके बाद नंबर लिख दें, वो एक्सेप्ट कर लेता है, जावा स्क्रिप्ट जो है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में वो प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है। वो जो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है ना, उसका मकसद ही खत्म हो जाता है एनी लिखकर। आपने एनी लिख दी, अब आप कुछ भी यहाँ पर नंबर, नाम, ट्रू फॉल्स लिखें, फिर उसकी वैल्यू को भी चेंज कर दें, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसे। समझ आई बात आप लोगों को? जी सर, ये क्लियर है। अच्छा, कमेंट्स भी देख लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर डबल स्लैश करके लिखा है कमेंट, तो इसको कमेंट कहते हैं कि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले आप डबल स्लैश लगा दें तो वो कमेंट हो जाता है। कमेंट हम क्यों लिखते हैं? अपनी याद दहानी के लिए। ये जो जब हम इस फाइल को चलाते हैं ना, तो डबल स्लैश के साथ जो भी मैंने लिखा है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और वो टाइप स्क्रिप्ट जो है ना उसको नज़र नहीं आती वो चीज़, वो टाइप स्क्रिप्ट के लिए गायब हो जाती है। तो उसको ना टाइप स्क्रिप्ट के लिए इग्नोर कर दिया जाता है। तो कमेंट हम क्यों लिखते हैं? ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जो है वो यहाँ पर एक मैसेज लिखा है और मैंने इस कोड में क्या किया है। अपनी आसानी के लिए लिखता हूँ मैं यस। कमेंट। हाँ जी जी, और सर ने इतना भी बताया था, अगर हम किसी को कोड सेंड कर रहे हैं, कोई अपना मैसेज देना चाह रहे हो, उसमें कोई प्राइवेट या कोई बात करना चाह रहा है हंसी मजाक की, तो उसमें भी सर ने बताया था इतना मजाक करके कि आप कमेंट करके आप उस बात को अपने मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। तो कोडिंग वाला ही जो बंदा वही पढ़ सकता है उसको, इस तरह सर बता रहे थे क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर उकाशा। अच्छा, टाइप एनो टाइप इंटरफेस, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल में कैसे दिए, अभी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके बताइए कि ए का एक वेरिएबल बनाया, उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, उसमें स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू आएगी। बी के वेरिएबल को नंबर दिया तो नंबर आएगा, सी के वेरिएबल को बूलियन दिया तो बूलियन ही आ सकता है। लेकिन टाइप इनफेरेंस क्या है कि जब आप टाइप एनोटेशन नहीं लगाते, तो क्या होता है कि आपकी वैल्यू को देखकर वो खुद ब खुद टाइप एनोटेशन लगा देता है उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। ये हमने अभी देखा भी है कि जैसे ही यहाँ पर मैं ये टाइप एनोटेशन हटा देता हूँ, तो अगर मैं अपनी वैल्यू को यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग में, तो जैसे ही मैं नम को देखूंगा तो वो टाइप एनोटेशन में स्ट्रिंग लिख देता है। अगर मैं इसको नंबर कर दूं, तो मैं इसको देखूं तो वो टाइप एनोटेशन में नंबर कर देता है। मतलब वो मेरी वैल्यू को देखता है, और उस वैल्यू को देखने के बाद वो खुद ब खुद जो है ना इन्फर कर लेता है। इसको कहते हैं इन्फेरेंस। टाइप एनोटेशन खुद ब खुद लिखता है वो मेरे लिए, और इसको क्या कहते हैं? इन्फेरेंस कहते हैं, टाइप इन्फर होना। तो ये भी हमें क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा, लेट और कॉन्स्ट जो है उसका आपको पता चल चुका है कि लेट जो है उससे जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट से चेंज नहीं कर सकते। जी। अनडिफाइन को देखते हैं। तो अनडिफाइन जो है वो बेसिकली, देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि आप जब लेट लिख कर नाम लिखते हैं तो आपको एक कंटेनर बन के मिलता है इस तरीके से, और उस कंटेनर के अंदर आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो जाती है। ऐसे ही बताया था ना? तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दें, तो क्या ये कंटेनर भी गायब हो जाएगा? जी बताएं। मतलब हमने अंडर कोई चीज हमने डिस्क्राइब नहीं करी है, जी, अब लेट जब आपने कुछ सपोज, डिफाइन नहीं करा है तो अनडिफाइन का ऑप्शन देगा। जी जी। जी, तो कोई वैल्यू नहीं, ये टाइप स्क्रिप्ट का एक मैसेज है आपके लिए। वो बता रहे हैं कि भाई इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो अनडिफाइन है। जी अनडिफाइन के मतलब क्या हुआ उर्दू में कि आपने कोई वैल्यू ही डिफाइन नहीं की, वो है जी अनडिफाइन। जी जी। तो चलें, ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा, अनडिफाइन जो है, अनडिफाइन के बाद हम देखते हैं अपने एरर्स को। तो एरर में जो है वो हमारे पास है एक सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, और सिंटैक्स एरर के बाद है टाइप एरर, असाइनेबिलिटी एरर,
इन तीनों एरर्स को देखते हैं। तो जो सिंटैक्स एरर है, देखें, ये जो आपने लेट को लिखा है ना, तो लेट क्या है, वो पहले से टाइप स्क्रिप्ट को पता है कि जब भी लेट लिखा जाएगा तो मतलब आप कोई वेरिएबल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट के बाद आप फॉरेन जी से वेरिएबल का नाम देते हैं, तो आप नोट करेंगे कि लेट जो है ना वो ब्लू कलर का हो गया। तो कुछ ऐसे रिजर्व कीवर्ड हैं, पहले से लिखे लिखाए कीवर्ड इसके अंदर रखे हुए हैं, जिनको टाइप स्क्रिप्ट पहचानता है और उसका काम भी उसे मालूम है। तो अगर मैं लेट लिखता हूँ और एक नाम लिखता हूँ, तो वो मुझे क्या करता है, कंटेनर बनाकर दे देता है जिसमें मैं कोई वैल्यू रख सकता हूँ। ऐसा ही है ना, अभी हमने देखा भी है इसका। लेकिन जी अगर मुझसे गलती हो जाए, मैं यहाँ पर LET की जगह LETT कर दूँ, अब तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये मसला हो गया पहचानना है इसको। अब तो वो मुझे कंटेनर बनाकर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखने के तरीके को, जिसको सिंटैक्स कहते हैं, लिखने के तरीकों की क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। तो जी सिंटैक्स सिंटैक्स कहता है जी। सिंटैक्स एरर कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि उसको LETT पता ही नहीं है। वो तो LET को पहचानता है, LETT जैसी कोई चीज जी उसकी मेमोरी में जो है नहीं। कीवर्ड है वो लेटर जी। जी इसको सिंटैक्स एरर कहता है। और उसके बाद जो सही। है, जो ये console.log है जो मेरी हेल्प कर रहा था क्या करने में, प्रिंट करवाने में। प्रिंट कराने में, तो उसका नाम क्या है, इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं ताकि हमें वो दिखा पाए। इसका नाम क्या है, console.log। ठीक है, अब console.log जो है वो एक कीवर्ड नहीं है, वो एक कीवर्ड नहीं है। तो ये ब्लू कलर का भी नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा, ये येलो कलर से है। तो जी ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है। ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन चीजें कुछ हैं, जैसे कि बिल्टन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम अलग अलग काम ले सकते हैं। ठीक है, इसका काम बिल्कुल अलग है रिजर्व कीवर्ड का, ये लेड का, जो कि ब्लू कलर का है। ये सिंटैक्स है। और ये जो है, ये इसका नाम जो रखा है ना हमने, console.log, इसको टाइप स्क्रिप्ट पहचानता है console.log के नाम से। अगर मैं यहाँ पर लॉगर कर दूं या लगून कर दूं, तो जी उसको ये नहीं पहचानेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दी, टाइपिंग मिस्टेक कर दी। आपने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक तो कर ये दी, टाइप एरर हो जाएगा। तो ये टाइप एरर हो जाएगा। अच्छा, जी ठीक है। असाइनेबिलिटी एरर क्या होता है? असाइनेबिलिटी एरर टाइप स्क्रिप्ट में हमें समझ में आता है। कैसे आता है? जब पहली दफा हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसी वैल्यू को ही वो फिक्स कर देता है टाइप एनोटेशन करके, खुद ब खुद। अब इसमें मैं कोई नाम नहीं दे सकता, आपको पता है ना। नाम दूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। एरर आ जाएगा। तो ये है असाइनेबिलिटी एरर। क्यों? क्योंकि आपने ठीक है, कोई चीज न, हम असाइन नहीं कर सकते जो हमने बताई है, उसके अलावा जैसे नाम बताया तो नाम आएगा, नंबर बताया तो नंबर आएगा। जी हाँ, कोई और चीज असाइन नहीं कर सकते हम। कोई और चीज असाइन नहीं कर सकता। अच्छा, अब ठीक है। उसके बाद एरर्स देख लिए हमने, देखते हैं आगे क्या है। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन क्या होती है, देखें। दो कंटेनर बनाते हैं अपने। एक कंटेनर हम बनाते हैं माई नेम के नाम से। बताइए मैंने कौन सा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया? ये था फर्स्ट वाला था। जी, फर्स्ट वाला वो था ना, कैमल केस। कैमल केस, सेकंड स्नैक केस था, फर्स्ट कैमल केस। जी ठीक है। तो ये मैंने दो अपने वेरिएबल बनाए, माई नेम के नाम से और लास्ट नेम के नाम से। अब इन दोनों नामों को मुझे जोड़ना है आपस में। तो इन दोनों नामों को जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगा। तो किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log, इसके अंदर मैं लिखूंगा माई नेम माय नेम प्लस लास्ट नेम। प्लस लास्ट नेम। ये दोनों चीजें मैंने क्या की हैं, प्लस करा दी हैं। तो ये दोनों चीजें, ताहा और अहमद,
दो नाम आपस में प्लस तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन दो नाम आपस में जुड़ जरूर सकते हैं। आपको पता है ना ये बात। दो नाम मिलाकर हम एक नाम लिख सकते जी हैं। सर, जी सर। तो उस जी प्रोसेस को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जब भी नाम को आप मिलाकर लिखेंगे प्लस के साइन को यूज करके, उसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर नंबर लिख दूं कोई, और यहाँ पर भी कोई नंबर लिख दूं, तो ये आपस में ना ऐड होगा, कॉन्कैटिनेट नहीं होगा। मतलब ये आपस में जुड़ेगा नहीं। 100 और 200 जोड़ के, अब समझिएगा, ये मिल के ना ऐसे नहीं होगा कि 100 200 ऐसा आंसर नहीं आएगा आपको। आंसर क्या नहीं, आएगा आपको? 300 आएगा। प्लस जी, तो ये तो है ऐड होंगे। ऐड हो गया, ये कैलकुलेशन हो गई, ऐड हो गया। जी लेकिन जब कोई नाम जी आप लिखते हैं तो नाम लिखने में क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन होती है। दो नाम आपस ठीक है में सर। जुड़ जाते हैं तो वो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है। कैसे हम करके देखते हैं? console डॉट लॉग तो लिख लिया है हमने, इसको कंपाइल कराते हैं। नोट इंडेक्स डॉट जेएस, अब देखें ताहा अहमद कैसे आ गया, मिलकर आ गया साथ में। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से कॉन्कैटिनेशन करते हैं? प्लस के साइन को जी लगाकर, और अगर नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएं तो ऐड होगा। अगर नामों के साथ लगाएं, जो कि स्ट्रिंग टाइप की वो है वैल्यू, अगर स्ट्रिंग टाइप की किसी भी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं तो क्या होगा? क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं अपने टेम्पलेट लिटरल्स को। तो टेम्पलेट लिटरल्स जो है ना, वो बेसिकली आपको नामों के बीच में आपके वेरिएबल यूज करने की परमिशन देता है टेम्पलेट लिटरल। देखें, क्या मैं माय नेम के साथ जो मैंने तहा लिखा है, इसके साथ मैं कोई नंबर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ये नंबर भी एक नाम बन जाएगा। मतलब नंबर जो है ना, आप देखें नंबर किस तरह लिखते हैं हम यहाँ पर। तो नंबर हम लिखते हैं इस तरह, विदाउट डबल कोट। और डबल कोट में जो भी चीज़ आती है वो एक नाम बन जाती है। तो नंबर को अगर मैं डबल कोट में लिखूंगा तो वो भी एक नाम बन जाएगा। तो मतलब मैं इसको इस तरह नहीं लिख पा रहा। तो जो टेम्पलेट लिटरल्स है ना, वो मुझे अलाउ करता है कि मैं अपने नाम के बीच में कोई नंबर इस्तेमाल कर सकूं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक वेरिएबल, नम के नाम का एक वेरिएबल, उसको मैं दूं 100 की वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पर नम लिखूं, NUM नम, तो क्या मुझे ताहा 100 नजर आएगा अपने console डॉट लॉग में? बताएं। तो मुझे ताहा 100 नजर नहीं आया, मुझे क्या नजर आया? ताहा नम। क्यों? क्योंकि डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखते हैं ना, वो एक नाम बन जाता है खुद। तो उसने इस नम के वेरिएबल को पहचाना ही नहीं, उसने सोचा है कि ये नम एक नाम है। इस चीज को मैं टेम्पलेट लिटरल की मदद से क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? ये जो डबल कोट है ना, इन डबल कोट को हटा दें, और अपने पूरे नाम को लिखें बैक टेक्स्ट के अंदर। आपको पता है बैक टेक्स्ट का बटन कौन सा है? जी आयशा, आपको पता है बैक टेक्स्ट का बटन कौन सा है? नहीं। देखें आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर एस्केप का बटन है। जी एस्केप के नीचे वाला जो बटन है ना, वो बैक टिक का बटन है। तो जिसमें ठीक है। ऐसा कुछ सिंबल भी बना हुआ आ रहा होगा इस तरह का, जो console डॉट लॉग के नीचे मैंने यहाँ पर बनाया है। जी तो ये है बैक टिक का बटन। अब करना क्या है आपको?
कि अपने इस पूरे नाम को बैकटिक सेलेक्ट करके बैकटिक का बटन प्रेस करना है। तो देखेंगे ये दोबारा से स्ट्रिंग वाले कलर में आ चुका है। तो मतलब आपने स्ट्रिंग तो लिखा, अब इस नम के वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं। ऐसा यूज करना चाह रहे हैं कि ताहा की बात जो है वो 100 लिखा है, नम ना लिखा आए। तो उसके लिए आपको टेम्पलेट लिटरल में एक चीज मिलती है, और वो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब मुश्किल मुश्किल से नाम है, काम सबका बहुत आसान है। एक्सप्रेशन मतलब यही कि आप यहाँ पर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको नजर आएगी। कैसे यूज करेंगे, ये जो नम है ना, इस नम को आप यहाँ से अभी फिलहाल हटाएं। आप लगाएं यहाँ पर डॉलर का साइन, जो कि आपके 5 नंबर बटन पर आएगा या 4 नंबर पर, और फिर करली ब्रैकेट लगाएं। करली ब्रैकेट एक दफा ओपन वाला, एक दफा क्लोज। इसके अंदर जब आप अपने इस नम को लिखेंगे तो क्या होगा, चलाकर देखते हैं क्या मुझे ताहा 100 नजर आएगा। अभी तो नहीं आया क्योंकि हमने कंपाइल नहीं कराई है अपनी फाइल। अब देखते हैं। तो मुझे ताहा 100 नजर आ गया। तो आपको ये समझ आया कि बैकटिक से हम क्या काम कर सकते हैं। जी ठीक है, तो टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो इसे कहते हैं। और सर ने भी कुछ इस तरह ही किया है कि डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नेम का वेरिएबल लिखा, लास्ट नेम का वेरिएबल लिखा, तो अमीन और आलम जो है वो लिखा आ जाएगा। अच्छा, आज की क्लास हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल से हम जो है ना मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो जी जी।